दुरुस्त करने की बात हो, काला बाजारी, अस्पताल के बेड की रोकने की बात हो, निजी अस्पतालों का जो नेक्सस है, आज जो पॉलिटिकल पेट्रोनेज उनको मिल रही है, जिसके चलते वो इस प्रकार से धड़ल्ले से केवल मुनाफाखोरी के चलते काम कर रहे हैं, उन पर लगाम कसनी हो, एफआईआर दर्ज करानी हो, साफ हर बात संभव कीजिए प्रयास चड्ढा हम जी, लोग कर रहे हैं। ये सब मिले हुए 24 कह के घंटे अब काम चलेगा कर रहे नहीं। हैं। साफ बताइए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का किस अस्पताल पे आपको लगता है दबदबा है, इसलिए आपको बदनाम करने के लिए वो लोगों को सड़क पे मरने दे रहे हैं और भर्ती नहीं कर रहे। साफ साफ बोलिए ना। रोहित जी, जब से देश में कोरोना का संकट आया है, मैं कम से कम 1 दर्जन बार आपके शो पर आया हूंगा और मुझे नहीं लगता मैंने कभी भी एक आध बार को छोड़ते हुए कोई राजनीतिक टिप्पणी करी हुई, किसी राजनीतिक दल का नाम लिया होगा। मैं कम से कम इस कोरोना काल में तो राजनीति में नहीं पड़ना चाहता, राजनीति से दूर रहना चाहता हूं। हम सब जिंदा बचेंगे, अपने लोगों को जिंदा बचा पाएंगे, दिल्ली वालों की और देश की सेवा कर पाएंगे। उसके बाद कई मौके आएंगे राजनीति करने पे, आपके चैनल पे आकर मैं भी मुख्यमंत्री से कहलवा देंगे बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर कि इस राजधानी के कुछ अस्पताल कुछ राजनीतिक पार्टियों के हत्थे चढ़े हुए हैं, उनकी मिलीभगत की वजह से ऐसा कर रहे हैं, और फिर ये भी कहेंगे कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता। सर दोनों चीजें साथ नहीं जाती हैं, बड़ी अजीब लगती है फिर आपकी ये बात। किसी पार्टी का नाम लें, आप बोलिए ना, खुल के बोलिए, फिर अगर आरोप है तो फिर लगाइए। मैं बता देता हूं, मैं किसी पार्टी का नाम लूं, फिर आप उस पार्टी के प्रवक्ता जो आपके शो पर है उनके पास जाओगे, वो मुझ पर आरोप लगाएंगे। तो जवाबदेही होगी ना सर उनकी, आपस में उनकी जवाबदेही बनती है कि नहीं? आपस में भिड़ेंगे। जब देश की राजधानी है, हम दोनों उसमें कुछ अस्पताल केंद्र के हैं, कुछ राज्य सरकार के हैं, जवाबदेही तो सबकी बनेगी ना सर, तो पूछा जाएगा। और प्राइवेट अस्पताल अगर किसी तीसरी पार्टी के नेता की मलकियत है तो उससे भी सवाल पूछा जाएगा। रोहित जी, जो अस्पताल इस प्रकार से मनमानी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आप देख रहे हैं, आप ही ने दिखाया है, सबसे पहले आप ही के चैनल पे वो खबर चली है कि कैसे आज एक निजी अस्पताल, एक बड़े नामी गिरामी अस्पताल के खिलाफ दिल्ली सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई है। मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, यदि मैं कुछ बोलूंगा फिर वो कुछ बोलेंगे, हम एक दूसरे पर चिल्लाएंगे, जो दर्शक देख रहा होगा वो क्या सोचेगा कि ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं और दिल्ली वालों के बारे में कोई सोच नहीं रहा। कम से कम मुझे इससे बख्श दीजिए, हम सेवा करना चाहते हैं, दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। जब कोरोना काल समाप्त हो जाएगा खूब रज के राजनीति करेंगे, लेकिन अभी जनता की सेवा करने दीजिए। जहां जहां खामियां हैं, अगर केंद्र सरकार का अस्पताल है तो केंद्र सरकार आरएमएल को दुरुस्त करे, निजी अस्पताल है तो हम उस पर एक्शन ले रहे हैं, हमारे अस्पताल में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में कई गलती है हम उसको सुधार रहे हैं, मिलकर व्यवस्था को बनाते हैं। अगर इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो कोरोना से जीत पाएंगे, अलग अलग होकर एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे ना तो कोरोना से नहीं जीत पाएंगे और सब मारे जाएंगे। ओके आरपी सिंह बोलिए सर, कोई तो जिम्मेदारी लेगा। वो तो कह रहे हैं हमने ऐप बना दिया है, अब हम ऐप को ठीक कर रहे हैं, हमारे अस्पतालों में 4600 बेड खाली पड़े और राजनीतिक पार्टियों से मिले हुए अस्पताल, इसलिए ये सब हो रहा है। अब बोलिए, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल से संभल नहीं रहा मामला। ये 7 अप्रैल का प्रेस स्टेटमेंट है श्रीमान केजरीवाल साहब का। कहा 30,000 बेड रेडी हैं, 8,000 हॉस्पिटल में हैं, 22,000 अदरवाइज हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया उसमें क्या कहा उन्होंने, कितने बेड रेडी है दिल्ली में? कुल मिलाकर 2800 और 1100। राघव चड्ढा जी क्यों मर्जी बोल सकते हैं, ये रूलिंग पार्टी से हैं। मुझे तो इनको देखकर तो झूठ बोले कौवा काटे, झूठे नेताजी से डरी हुई हालत है। राघव चड्ढा जी मैं सिंपल सोल्यूशन देता हूँ, छोड़िए आप अपनी ऐप पे, ये आपका मोबाइल नंबर है, अपना मोबाइल नंबर सबको दे दो ना, ये आपका मोबाइल नंबर है, हिम्मत करो सबको अपना मोबाइल नंबर दो। मैं बोलता हूँ 9810231753, जिसको जरूरत हो बोलो, मेरे को फोन करे, को फोन करे। ये कौन सी राजनीति आप कर रहे हैं बैठ के? क्या नहीं, एक मिनट, जो चुनाव जीते हैं, मुझे एक बात बताइए आरपी सिंह। नहीं आरपी सिंह मुझे एक बात बता दीजिए। नहीं आरपी सिंह मुझे केवल एक बात बता दीजिए, क्या सारे विधायकों के फोन नंबर बाहर इलाके में बोर्ड पर लिखे नहीं होते? क्या नहीं लिखे होते? वेबसाइट पे सबके फोन नंबर उपलब्ध नहीं है क्या? जब आदमी को जरूरत नहीं होते, तब आदमी तंग होता है, जब आदमी को जरूरत है तब तंग होता है। ऐप में कुछ पता नहीं लगता है। अपना नंबर दे दीजिए ना, जारी करते हैं, अपना नंबर दे दीजिए, बोलिए कि मैं भर्ती कराता हूँ अगर राघव चड्ढा नहीं करा रहा तो। अगर मैं खुद तुम्हारा मुझे नहीं पता, मैं कहा दीजिए आदेश गुप्ता का नंबर, बोलिए कि बीजेपी दिल्ली का अध्यक्ष इतना स्ट्रांग होता है, एक फोन करेगा, एडमिशन कराएगा अस्पताल में। अरे मैंने नंबर दीजिए डॉक्टर हर्षवर्धन का नंबर, क्यों नहीं देते उनका नंबर? जरूरत थी डॉक्टर हर्षवर्धन का नंबर दे दूंगा मैं। परंतु जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इनसे पूछिए, ये ऐप छोड़कर दिल्ली में हेल्पलाइन नंबर करनी शुरू करते हैं। पिछले 15 मिनट से क्या पूछ रहा हूं उनसे? पिछले 15 मिनट से मैं क्या पूछ रहा हूं उनसे? नहीं दे रहे, लेकिन आपके ऊपर सवाल आया तो आप कह रहे हैं उनका फोन नंबर बताता हूं मैं। ये जवाब देने का तरीका आपका? जल्दी आज रामपुर से है, यही तरीका इनका। जल्दी आज रामपुर से है,
हो सकता है कल मुझे जाना पड़े, मेरे को अस्पताल नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको अस्पताल नहीं मिलेगा। आरपी सिंह जी, शर्म की बात, शर्म की बात। आरपी सिंह जी, एक एक आदमी रो रहा है, एक एक आदमी तंग है, परेशान है, आरपी सिंह जी, सुन रहे, मेरी आवाज आ रही है? कब तक दिल्ली को बेखून हो गया? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप तक? सुन पा रहे हैं मुझे? जी बोलिए। हाँ, आप कह रहे हैं दिल्ली राम भरोसे है, कांग्रेस को सुनेंगे, वो बोल रही है पूरा देश राम भरोसे है, मान लेंगे उनकी बात फिर आप कि आपने राम भरोसे छोड़ दिया पूरे देश को? आज अगर 2.25 लाख केस हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं कि सरकार जैसी कोई चीज नहीं है देश में, या वो संभाल नहीं पा रही है, ये मानेंगे आप? फिर मैं बता रहा हूँ उसका जवाब। हमने हेल्थ सर्विसेज हर स्टेट की जिम्मेदारी लगाकर तैयारी कराई है, जहां जहां हमारे प्रदेश है वहां पर तैयारी हो रखी है। आप यूपी से क्यों नहीं सुनते ऐसी बात? आप मध्य प्रदेश से क्यों नहीं सुनते ऐसी बात? गुजरात में पूरी तैयारी है, वहां पर तैयारी कर दी। दिक्कत है जहाँ तैयारी नहीं होगी वहां पर पता आपको? और उसके बावजूद तैयारी तो गुजरात में कितने लोग मर रहे हैं पता आपको? उस तैयारी का आदमी क्या करे जब मर जा रहा है तो? अरे रोहित सदाना जी, आज बिना अस्पताल के आदमी नहीं जाता है गुजरात के अंदर। आप जाओगे, आपको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल मिलता है। आज चिंतन में दिक्कत है, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं है दिल्ली के अंदर। ठीक सर, टीवी की आवाज कम कर लीजिए, वापस पलट के आ रही है तो बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा आप बोल क्या रहे हैं। आलोक शर्मा आपके पास आऊं, उसके पहले मैं एक बार डॉक्टर अंशुमन कुमार को लेकर आना चाहता हूं चर्चा में। 20% बेड प्राइवेट अस्पतालों के दिल्ली सरकार अपने पास रिजर्व रखेगी, ये बात दिल्ली की सरकार ने कही तो डॉक्टर अंशुमन आप अदालत चले गए और आपने अदालत से कहा कि साहब ये जबरदस्ती है। क्यों आज आपको लग रहा है कि आपने गलत किया? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, मैं बताता हूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो राघव चड्ढा जी कह रहे हैं ये किया वो किया, ऐप बनाया, इसको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। कारण ये है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इनको जो भी सरकार में है उनको काम करना पड़ेगा, उसमें वाहवाही की जरूरत नहीं होती है। जहां तक है 20% बेड की बात है, कभी भी संक्रामक बीमारी को दूसरी बीमारियों के कॉस्ट पे ट्रीट नहीं करना होता। अगर एसी डक्टल सिस्टम और हॉस्पिटल में सारी मिक्सिंग होगी तो कैंसर के रोगी, डायबिटीज के मरीज, किडनी के मरीज कहां जाएंगे, उनकी मौत ज्यादा होगी। इनको पहले ही प्लानिंग करनी होती है। लॉकडाउन जब किया जाता है 3 पर्पस के लिए किया गया था, मिटिगेशन अल्पीकरण के लिए, प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयारी के लिए, और थर्ड टेस्टिंग के लिए। तो उस तैयारी में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना होता है कि किस तरह से हम काम करेंगे जब केसेज बढ़ेंगे हमारे पास, सरकारी को कैसे करेंगे, प्राइवेट को कैसे करेंगे, हर एरिया में कौन कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल ईयर मार्क करे जाएंगे कोविड के इलाज के लिए। एट द सेम टाइम दूसरे मरीजों का इलाज नहीं रुके, जैसे कैंसर के, डायलिसिस के मरीजों का इलाज ना रुके। आप पहले तैयारी करते, ईयर मार्क करते और टेस्टिंग बढ़ाते। अब हालत यह हुई है कि टेस्टिंग रोक दी गई है, तो इसलिए कोर्ट जाना पड़ा, रिप्रेजेंटेशन इसलिए देना पड़ा कि इस तरह से मैनेजमेंट संक्रामक बीमारियों का नहीं होगा। क्या कोविड आज लास्ट पेंडेमिक होने वाला है? इसके आगे कोई पेंडेमिक नहीं होगा। तैयारी जिस तरह से हो रही, इस तरह से डेथ रेट बहुत बढ़ने वाली है अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे और प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत प्लानिंग नहीं करेंगे। अभी जो प्लानिंग चल रही इंपल्सिव प्लानिंग है, कुछ भी हुआ सामने आया उसके तहत एक डायरेक्टिव निकाल दो। दूसरा, जो हॉस्पिटल में एफआईआर की बात ये कह रहे हैं, इससे हॉस्पिटल डीमोटिवेट होगा, रादर देन मोटिवेट होकर काम करना चाहेगा। आप उनसे आपने पूछा कि क्या प्रॉब्लम रही, क्यों आप लेने से मना कर रहे हैं? आप उनकी समस्या का समाधान कीजिए। कोई हॉस्पिटल मरीज लेने से मना नहीं करेगा, उनको टेस्ट की सुविधा प्रोवाइड कीजिए, कोई नहीं मना करेगा। कि अस्पताल मना कर रहे हैं, मिलकर काम कीजिए साहब। आपके सामने जो व्यक्ति बैठे करते हैं, आपने पूरी बात सुनी होगी उनकी, उन्होंने आपको 5 अस्पतालों के नाम तो सामने बता दिए जी। उसमें सरकारी भी है, उसमें प्राइवेट भी है, उसमें सेमी प्राइवेट भी है, सबकी हालत एक जैसी है, सब मना कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इमरजेंसी के दरवाजे पर मरीज खड़ा है सर, कारण समझिए। अस्पताल कहता है कोविड का टेस्ट करा के आओ वरना भर्ती नहीं करेंगे, और 2 दिन के बाद कोविड के टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, तब तक आदमी जान गंवा देगा। बिल्कुल बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया आपने। कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज कोविड टेस्ट के बिना मना नहीं की जा सकती है, हर अस्पताल को लेना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, कोविड की फैसिलिटी, टेस्टिंग की फैसिलिटी हर अस्पताल को मिलनी चाहिए ताकि वो टेस्ट कर सके। बिना टेस्ट के मिक्स अगर करेगा तो दूसरे मरीजों के जान जाने का खतरा बढ़ेगा। इन दोनों चीजों का बिल्कुल करना है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। और एपिडेमिक डिजीज एक्ट कहता है कि आपको पूरा अधिग्रहण करने का अधिकार है। आप कहां बैठे थे इतने 2.5 महीने से, कहां बैठे थे, क्या तैयारी थी? अब क्यों जगह है इंपल्सिव मोड? 20% मांग लिए तो आप अदालत चले गए, इसका अब आप करेंगे पूरा अधिग्रहण कर लेते। नहीं, पूरा अधिग्रहण करने का मतलब है कोविड की तैयारी के साथ, कोविड की तैयारी के साथ। कहने का मतलब मिक्स मत कीजिए। आपकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से मिक्सिंग बहुत ही फैटल होगा। आपको नहीं लगता प्राइवेट अस्पताल दादागिरी कर रहे हैं? कोरोना के रोगी से मिले तो मिक्सिंग फैटल होगा। आपको नहीं लगता कि प्राइवेट अस्पताल बहुत जगह दादागिरी कर रहे हैं?
बिल्कुल नहीं। देखिए साहब, ऐसा है कि वही डॉक्टर काम करता है प्राइवेट में, वही डॉक्टर काम करता है सरकारी में। डॉक्टर के लेवल पे कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसका काम ही इलाज करना है, लेकिन उससे जरा डॉक्टर से कभी पूछिए कि उसकी तकलीफ क्या है। उसको पीपी किट पूरी तरह मिल रही है, टेस्टिंग की सुविधा मिल रही है, क्या मरीज जो आ रहे हैं उनको बेड के, मैंने ये भी सुना डिस्क्रिपेंसी है, ऐप पे बेड दिखाया जाता है खाली। उस अस्पताल के डॉक्टर से बात कीजिए तो उन्होंने कहा कि अस्पताल बेड डॉक्टर साहब कुछ दिन पहले इसलिए सारे डॉक्टर बड़े खुश थे कि हमें कोरोना वॉरियर का सर्टिफिकेट मिल रहा है, हमारे लिए ताली बज रही है, हमारे लिए फूल बरसाए जा रहे हैं वायुसेना को बुला के, हमारे लिए पीपीई किट अपना देश खुद ही बनाने लग गया है, वेंटिलेटर अपने देश में खुद ही बनने लग गया है, सारी व्यवस्था हो रही है। आज अचानक से जब अपने हाथ से निकली चीजें तो सब टोपी ट्रांसफर करना चाहते हैं। अस्पताल कहता हमारी गलती नहीं, सरकार कहती हमारी गलती नहीं। तो गलती किसकी है? उस आदमी की सर जिसको कोरोना हो गया। बिल्कुल उस आदमी की गलती नहीं है। कंटेनमेंट हमने नहीं किया। जब हम फेल हुए हैं, जब बीमारी आ गई है तो उसको हैंडल करना है। हैंडल करने में किसी भी स्टेप पे, चाहे सरकार के स्टेप पे हो, सरकारी अस्पताल के या प्राइवेट अस्पताल, किसी स्टेप पे इलाज किसी का रिफ्यूज करना नहीं है। डिनाई नहीं कर सकते आप इलाज को, बिल्कुल ये ट्रुथ है। तो डिनाई करें तो एफआईआर कर दें, एफआईआर करें तो आपको बुरा लग रहा है कि एफआईआर क्यों कर दी, और आप कह रहे हैं उसके बाद तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। नहीं, एफआईआर डीमोटिवेटिंग हो। मैं कह रहा हूं उसी जड़ तक पहुंचिए जिसको हम टेक्निकल कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस। आप जानिए कि क्यों मना किया गया। बिस्तर था, अगर बिस्तर था तो मना किया, गलत किया। कोविड के टेस्टिंग के लिए मना नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि इमरजेंसी एडमिशन बिल्कुल होना चाहिए, इमरजेंसी जो मरीज वहां पहुंचा है। ठीक है। तीसरी बात कि सरकारी सुविधाएं कितनी स्ट्रांग है, टेस्टिंग किस किस अस्पताल में, सारी चीजों को देखिए आप पहले। ठीक है, आलोक शर्मा बोलिए। देखिए रोहित जी, मुझे बहुत देर बाद मौका मिला, थोड़ा सा समय दीजिए। लेकिन आप जानते हैं परिस्थिति, सवाल सबसे पूछने जरूरी है आज। कोई बात नहीं, मैं थोड़े से फैक्ट सामने रखूंगा। केजरीवाल जी ने कितने टीवी इंटरव्यू किए हैं उसका रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, कितने फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आए हैं और कितने टीवी पर विज्ञापन चल रहे हैं, और विज्ञापन का पूरा जो फ्रेज है वो है सब चंगा सी। आज हम पूरे टीवी शो में देख रहे हैं आज तक पर क्या हालत है। अभी राघव चड्ढा जी ने 17 मिनट तक गुणगान किया। हाईएस्ट पॉजिटिविटी टेस्ट रेशियो है दिल्ली के अंदर, 36 हॉस्पिटल हैं दिल्ली के, 36 में से मात्र 5 कोविड के लिए एयरमार्क किए गए हैं। क्यों किए गए हैं नहीं पता। केवल हिंदुस्तान का एक मुख्यमंत्री है जो बार बार आकर कह रहा है कि घर पर ही रहिए, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं। कोई दूसरा मुख्यमंत्री टीवी पर आकर ये एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है। आंकड़ों की बाजीगरी पहले दिन से कर रहे हैं लोग। अभी राघव जी ने बहुत बार बार कहा कि साहब हमने ऐप बना दिया है। इनके यहाँ ऐप पर 1 तारीख को 42 वेंटिलेटर पर पेशेंट थे और 42 में से एक मात्र दिल्ली गवर्नमेंट पर था, और उसके बाद 3 मई की जो ऐप के ऊपर है वो 255 है। तो क्या 3 दिन में 6 गुना पेशेंट वेंटिलेटर पर चले गए हैं। पूरी तरह से आंकड़ों की बाजीगरी है। हाई कोर्ट का जिक्र आ रहा है कि भाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट 28/5 का, मैं जवाब देना चाहूंगा, स्टेटमेंट है, ये पूरा करने बहुत देर से वेट कर रहे थे। डेथ के जो आंकड़े हैं पूरी तरह से छुपाए जा रहे हैं। ये एक बार नहीं, ये 10 बार सवाल उठाए, और हाईकोर्ट के ऑर्डर में मेंशन किया गया है कि 5 दिन का वेटिंग है डेड बॉडीज को क्रीमेशन का निगमबोध घाट पर। क्या ये सही है कि नहीं। केजरीवाल जी ने पहले दिन ही कहा कि कोरोना वॉरियर्स को हम होटल्स में ठहराएंगे। 1 महीने के अंदर वो सारे होटल खाली हो गए। आज तक न्यूज चैनल ने दिखाया कि सारे वो डॉक्टर्स और जो नर्सेज थी उनको केजरीवाल सरकार ने पैसे देने से मना कर दिया। व्हाट्सएप पे आप कोई चीज डालिए 2 दिन में रिप्लाई आता है। 1000 बेड डेली चाहिए आज जिस तरह के हालात हैं। लेकिन इनके तमाम लीडर्स के आप आंकड़े उठाइए, सबके आंकड़ों में फर्क आता है। कोई 4000 बताता है बेड, कोई 4500 बताता है। आंकड़ों की पूरी तरह से बाजीगरी हो रही है। 1 तारीख को एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आता है 4000 बेड हैं, 5 तारीख को आता है 9500 बेड हैं। आज तक पर बैठकर टक्कर प्रोग्राम में हमारे जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं वो कहते हैं कि 10,000 बेड ऑलरेडी तैयार हैं। मुझे लगता है कि दोनों पार्टी पूरी तरह से जिस तरह से सब चंगासी का खेल कर रही हैं। कल ही एलएनजेपी हॉस्पिटल के गेट पर एक पेशेंट 5 घंटे तक तड़प कर मरा है। यहाँ पर बैठकर प्रवचन कर रहे हैं। राजनीति नहीं करना चाहते हैं। देखिए, मैं पहला कमेंट में टोका नहीं क्योंकि आप आधे घंटे तक सुन रहे थे, इसलिए मैंने कोई टोका टाकी नहीं की। आप ये सारी गिनती केवल दिल्ली में करते हैं कि मुंबई, महाराष्ट्र, इधर भी आपकी नजर जाती है? रोहित जी बिल्कुल जाती है। दिल्ली के आगे देख नहीं पाते आप लोग? रोहित जी बिल्कुल जाती है। अगर वहां पर 5 साल सरकार बीजेपी की है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शिवसेना की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीजेपी की सरकार थी, उनको पहले प्लान करके जाना चाहिए था कि हमारे जाने के बाद इनकी 3 पार्टी की सरकार बनेगी, तब कोविड आएगा तो उसकी व्यवस्था हम कर जाए पहले से।
मैं समझता हूं हॉस्पिटल कोई भी कोविड के लिए नहीं बनाया जाता। तो ऐसे तो फिर बीजेपी कह देगी 70 साल में इन्होंने कितने अस्पताल बनाए कांग्रेस ने, फिर आप बोलिएगा हर चीज को नेहरू जी पे ले जाते हैं घुमा के ये लोग। जी, दिल्ली के अंदर हो या मेन मैक्सिमम हॉस्पिटल्स हो, कांग्रेस नहीं बनाए। राघव चड्ढा जी और सर 55 साल सरकार कांग्रेस ने चलाई है, तो कांग्रेस को ही बनाने थे ना, कोई एहसान थोड़ी ना किया। आप उसकी रॉयल्टी भी अभी तक खाते रहना चाहते हैं इतनी सरकारें चलाने के बाद भी। रोहित जी 6 साल से तो इनकी सरकारें हैं। 6 साल में राघव चड्ढा ने एक हॉस्पिटल बनाया तो उसका नाम बता के जाए राघव चड्ढा, और आरपी सिंह जी भी बता कर जाएं कि मोदी जी ने दिल्ली के अंदर कौन सा हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया है। ईएसआई भी इनके पास है, एम्स भी इनके पास है, तमाम चीजें इनके पास हैं। राघव चड्ढा भी बता कर जाएं। एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक हॉस्पिटल बनाया हो, एक स्कूल बनाया हो उन्होंने नए से। मैं जवाब दे दूं इसका? केवल कांग्रेस के ऊपर आरोप